अरे अमन, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कब से कर रहे थे। अमन जैसे ही घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा कि उसके माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। अमन ने पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? माँ ने कहा, हाँ, हम छोटे बेटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बड़ी बहू से हमारा काम नहीं होता और हम कब तक बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे। इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाए। वैसे भी छोटी बहू कब से बुला रही है और कह रही है वहाँ आने के लिए। अमन ने फिर पूछा, अच्छा तो सुनंदा तो घर पे है ना? माँ बोली, नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले भी कब से फ़ोन कर रहे हैं, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। अमन एकटक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रखकर रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली उसकी माँ ने आज बैग उठा लिया, यह देखकर अमन हैरान था। जितनी स्फूर्ति से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में भी दर्द रहा होगा। और आज अमन की बहन सुनंदा, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कम ही कम नजर आती है और पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर अमन वहीं खड़ा रहा, अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर बाद वहां से खड़ा रहने के बाद अमन अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला था। 3 साल का उसका बेटा चिन्मय शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की वानी बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थे। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा उसे, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई अता पता नहीं, दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे दोनों। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अमन अंदर कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी सुधा पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही है। अमन को देखकर अपने आंसू उसने पूछ लिए, तुमने कुछ खाया या नहीं सुबह से? अमन का यह सवाल सुनते ही सुधा जोर जोर से रोने लगी। अमन जानता था कि सुधा ने कुछ नहीं खाया होगा, माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया ही नहीं होगा, और सुधा ने फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी क्योंकि सुधा का मोबाइल तो खुद अमन ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी, मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ अमन कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है सुधा, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों की तवज्जो सबसे ज़्यादा दी थी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बातें मानी, तुम्हें भी ज़बरदस्ती हर बात को मानने पर मजबूर किया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी तो वो लोग मुझे छोड़कर छोटे बेटे के पास चले गए। अमन ने सुधा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना। ठीक है, अमन ने सुधा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। ठीक है, सुधा ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फ़ोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुला उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो माँ, पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मा देखो, पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा चिन्मय ज़्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा, मम्मी पापा। अपने बच्चों को इतनी खुश देखकर सुधा को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अमन घर का बड़ा बेटा, सास ससुर, देवर प्रवीण और एक शादीशुदा ननद सुनंदा थी जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। अमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था, अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था, इसलिए सुधा के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहाँ से उठकर नहीं जाती थी, वहीं सुधा के लिए उसके मायके जाना न के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम सुधा को अकेले ही करना पड़ता था।
सुधा का पूरा दिन घर के काम में ही बीत जाता। अमन और सुधा अगर कहीं घूमने जाते तो पहले सुनंदा और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी के बाद उसे अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा। अमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन की तरह सुधा अकेले घर का काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो अमन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब वानी हुई तब तक प्रवीण की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया वैसा ही रहा। नेग लेने के लिए सभी आगे आ जाते, पर काम के मामले में सब पीछे हो जाते। जब प्रवीण निशा दूसरे शहर शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती। तो सास ससुर सुधा के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ अमन के रहते सुधा की मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो सुनंदा ने उसे आवाज़ लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से छत से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए सुधा शायद फ़ोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही थी, इसलिए उसने सुनंदा से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ही ले आइए प्लीज़। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुनंदा कपड़े लेकर आएगी? सासू माँ सुधा की बात सुनकर जोर से चिल्लाई। अपनी माँ की इतनी जोर से आवाज़ सुनकर अमन भी कमरे से बाहर आ गया और पूछा, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ बोली, देख तेरी पत्नी को कामचोर होती जा रही है, सुनंदा से घर के काम करवा रही है। अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर, नहीं होती तो सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं अभी समझाता हूँ सुधा को। सुधा सुधा लगभग चिल्लाते हुए अमन रसोई में गया और सुधा के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से सुधा को डांटने लगा। अमन ने डांट लगाई है तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई सुधा को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में उसके पैर फिसल गए और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और पैर फ्रैक्चर हो गया। सुधा की चीखने की आवाज़ सुनकर अमन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो सुधा हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद अमन उसे घर लेकर आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। सास ससुर ने निशा को फ़ोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर निशा जानती थी कि वो सुधा की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रही हैं सासू माँ। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे, और यही मौका है अमन की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का। नहीं तो बेचारी सुधा जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देख निशा ने अपनी कमान से तीर छोड़ा और कहा, बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुनंदा ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन अमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से अपने छोटे बेटे के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। अमन यह सब सोच ही रहा था कि खाना आ गया और अमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाओ। अमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और सुधा के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार अमन, सुधा, वानी और चिन्मय ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद अमन के फ़ोन पर सुधा के लिए निशा का फ़ोन आ गया। माफ़ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके पास, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो भाभी, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे वो लोग। सुधा बोली, थैंक यू निशा। निशा, अरे आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी यह कि इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए।
और यह कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। आज तो अमन को भी समझ में आ गया कि उसके अपने कौन हैं और पराये कौन। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।